नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एविएशन की दुनिया के एक बेहद ज़रूरी हिस्से में गोता लगा रहे हैं, फ्लाइट रिकॉर्डर, जिन्हें हम सब आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एविएशन इतिहास और इन डिवाइस की तकनीक पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हमारा मिशन है कि इनमें से सबसे अहम जानकारी निकालें और ये समझें कि आखिर ये बक्से विमान सुरक्षा के लिए इतने जरूरी क्यों बन गए। सही बात है। और यहाँ एक मजेदार बात है कि आप जानते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स असल में चमकीले नारंगी या पीले रंग के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इन्हें ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? मतलब कुछ अजीब नहीं? चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये चमकीले रंग इसलिए ताकि दुर्घटना स्थल पर मलबे के बीच इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। जहां तक ब्लैक बॉक्स नाम की बात है, तो इसकी कई कहानियां हैं। शायद शुरुआती फोटोग्राफिक फिल्म वाले वो काले डिब्बों से, अच्छा। या शायद इसलिए कि दुर्घटना के बाद ये अक्सर जले हुए, मतलब काले मिलते थे। हाँ, ये भी सुना है। और इंजीनियरिंग में भी तो ब्लैक बॉक्स शब्द का इस्तेमाल होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसी चीज के लिए जिसके अंदर क्या हो रहा है वो पता ना हो, बस इनपुट आउटपुट पता हो। सही कहा। ये उस धारणा से एकदम मेल खाता है कि फ्लाइट रिकॉर्डर अपने अंदर जैसे कोई रहस्यमयी डेटा छिपाए रखते हैं। खैर, नाम जो भी हो, इनका काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये असल में करते क्या है? इनके अंदर होता क्या है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर, एफडीआर। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मतलब सीवीआर। एफडीआर विमान के सैकड़ों, कभी-कभी तो हजारों पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल सरफेस की पोजीशन वगैरह वगैरह। बाप रे, मतलब विमान का पूरा हेल्थ चेकअप और हर पल क्या हुआ उसका पूरा ब्यौरा। बिल्कुल। और सीवीआर जो है वो कॉकपिट में होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करता है। अच्छा। जैसे पायलटों की आपस की बात, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका कम्युनिकेशन, कोई चेतावनी की आवाजें और कॉकपिट का पूरा माहौल। तो एफडीआर बताता है कि क्या हुआ और सीवीआर ये समझने में मदद करता है कि क्यों हुआ। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, जांचकर्ताओं के लिए दोनों मिलकर पूरी कहानी सामने रखते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे ये दो अलग अलग तरह के डेटा मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं, जो शायद अकेले मतलब संभव ना हो। तो ये विचार आया कहाँ से? इनकी कहानी कैसे शुरू हुई? देखिए, विचार तो काफी पुराना है। आपको शायद हैरानी हो, राइट बंधु ने भी 1903 में कुछ शुरुआती डेटा लॉग किया था। अरे वाह, राइट बंधु। हाँ, लेकिन आज हम जिन मजबूत क्रैश सर्वाइवेबल रिकॉर्डर्स को जानते हैं, उनका विकास 1950 के दशक में शुरू हुआ। अमेरिका में जेम्स रियान ने पहला टिकाऊ एफडीआर बनाया। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉरेन ने 1953-54 की डी हेवलिन कॉमेट दुर्घटनाओं के बाद, ओह हाँ, वो कॉमेट क्रैशेस। हाँ, उन दुखद घटनाओं के बाद उन्होंने पहला कंबाइंड एफडीआर सीवीआर प्रोटोटाइप बनाया। मतलब उन्हें लगा कि सिर्फ क्या हुआ जानना काफी नहीं है, क्यों हुआ ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। वॉरेन के उस प्रोटोटाइप को शुरू में रेड एग कहा गया था। रेड एग। हाँ। हाँ। और तब से तो तकनीक बहुत बदल गई होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले एल्यूमिनियम फॉयल, फिर स्टील वायर, फिर मैग्नेटिक टेप और अब सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स। आज के रिकॉर्डर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। यहाँ ये वाकई हैरान करने वाला हिस्सा आता है। ये दुर्घटनाओं में बचते कैसे हैं? मतलब ये कितने मजबूत होते हैं? ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाए जाते हैं। खासकर इनका मेमोरी यूनिट, जिसे क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट या CSMU कहते हैं। इन्हें बहुत ही कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जरा सोचिए, 3400 जीज का टक्कर बल। 3400 जीज। ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई चीज इतना जोर झेल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5000 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच का दबाव और 1100 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में 1 घंटे तक टिके रहना। 1 घंटा उस तापमान पर? हाँ, इसीलिए इन्हें आमतौर पर विमान के पिछले हिस्से यानी पूंछ में लगाया जाता है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान ये हिस्सा अक्सर सबसे कम क्षतिग्रस्त होता है। ये तो समझ आता है, लेकिन अगर विमान पानी में गिर जाए तो तब कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए इनमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन होता है, ULB, जिसे पिंगर भी कहते हैं। पिंगर? हाँ, जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है ये एक्टिव हो जाता है और एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल 37.5 किलोहर्ट्ज पर भेजने लगता है। इसे फिर सोनार से पकड़ा जा सकता है। अच्छा, पहले इनकी बैटरी
करीब 30 दिन चलती थी। लेकिन एयर फ्रांस 447 जैसी दुखद घटना हुई जहां रिकॉर्डर ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। हाँ, मुझे याद है वो। तो उसके बाद अब 90 दिन की बैटरी लाइफ वाले यूएलबी अनिवार्य किए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हर हादसे से सीखकर सुरक्षा नियमों को और बेहतर और सख्त बनाया जाता है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? विमान सुरक्षा में इनका योगदान कितना बड़ा है? देखिए, ये दुर्घटना जांच की रीढ़ हैं। इनके बिना कई हादसों के कारण शायद कभी पता ही नहीं चलते। डेटा से जांचकर्ता घटनाओं का एकदम सटीक क्रम तय करते हैं, वजह पहचानते हैं, चाहे वो कोई तकनीकी खराबी हो या मानवीय एक चूक हो या मौसम जैसा कोई बाहरी कारण हो। और फिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करते हैं, जैसे विमान के डिजाइन में बदलाव, पायलट ट्रेनिंग में सुधार या एटीसी प्रक्रियाओं में बदलाव। यानी ये सिर्फ हादसों के बाद ही काम नहीं आते, मतलब रूटीन में भी इनका इस्तेमाल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियमित उड़ानों के दौरान जो डेटा रिकॉर्ड होता है उसका विश्लेषण करके, जिसे फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग या एफडीएम कहते हैं, एयरलाइंस सुरक्षा को सक्रिय रूप से भी बेहतर बना सकती हैं। वो किसी समस्या के गंभीर होने से पहले ही पैटर्न्स या कुछ अजीब चीजों का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या मौजूदा तकनीक में कोई सीमाएं या चुनौतियां भी हैं, कुछ कमियां? हाँ, कुछ चुनौतियां तो हैं। अगर रिकॉर्डर बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाए तो उसे डेटा निकालना मुश्किल और बहुत समय लेने वाला हो सकता है। कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं। और पहले के सीवीआर, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पिछले 2 घंटे की रिकॉर्डिंग रखते थे। तो कई बार दुर्घटना से ठीक पहले की जो अहम बातचीत होती थी वो ओवरराइड हो जाती थी। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। इसीलिए अब 25 घंटे की रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जा रही है। और क्या डेटा को सीधे प्लेन से भेजने का कोई तरीका है, जैसे रियल टाइम में? रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग पर विचार हो रहा है। खासकर लंबी दूरी की समुद्री उड़ानों के लिए ये बहुत मददगार हो सकता है। लेकिन इसमें अपनी चुनौतियां हैं। जैसे बैंडविड्थ की जरूरत, डेटा को सुरक्षित रखना और लागत, ये सब मुद्दे हैं। अगर हम थोड़ा भविष्य की ओर देखें तो ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ADFR जैसी तकनीकें सामने आ रही हैं। डिप्लॉयबल मतलब ये ऐसे रिकॉर्डर हैं जो दुर्घटना का आभास होते ही विमान से अपने आप अलग हो जाते हैं। वो पानी पर तैर सकते हैं और अपना लोकेशन सिग्नल भेज सकते हैं। अरे वाह! इससे डेटा रिकवरी खासकर दुर्गम इलाकों या गहरे पानी में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो आज हमने ब्लैक बॉक्स की इस दिलचस्प दुनिया में एक अच्छी खासी गहरी डुबकी लगाई। ये कैसे काम करते हैं, इनका इतिहास क्या है और एविएशन सुरक्षा के लिए ये कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चमकीले नारंगी डिब्बे वाकई विमानन के गुमनाम हीरो हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, खासकर ये डेटा स्ट्रीमिंग और डिप्लॉयबल सिस्टम के साथ, क्या ये फिजिकल रिकॉर्डर हमेशा उतने ही जरूरी रहेंगे जितने आज हैं? या क्या हम डेटा रिकवरी के एक ऐसे नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां फिजिकल रिकवरी, मतलब उनको ढूंढ कर निकालना, उसकी अहमियत कम हो जाएगी और डेटा तक तुरंत पहुंच ज्यादा मायने रखेगी? वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद।